ये बात ममता बनर्जी साहिबा को बहुत अच्छे से पता है कि इस्लाम वालों का अगर उनको वोट चाहिए तो उनको मदरसा को ही पैसा देना पड़ेगा, उनको मज़ारों को ही पैसा देना पड़ेगा, उनको खानकाह और करबलाहों को ही पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा अधिकतर वोटर्स हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो जो 60 लाख हटे हैं उनको पता है कि 6 करोड़ उनके पास है घुसपैठिया, ये वो जानते अभी भी वो कोर वोटर हैं वहाँ पर 6 करोड़। बिल्कुल। एसआईआर ने क्या किया है? अरे 60 लाख थोड़ी है। मैं सिर्फ 2 4 5 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताती हूँ, जरा जाए तो एसआईआर मेरे को लेकर के जाए, मैं घर घर में घुस करके बता दूंगी। 113 जूट मिल में मैं घुस करके बताऊंगी, 113 जूट मिल जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिया काम कर रहे हैं, 180 रुपए डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जबकि जूट मिल में जो सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं वो 180 रुपए डेली वेजेस पे काम नहीं करते हैं, उनका 400 से ऊपर रहता है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। जिस तरीके से बंगाल में इलेक्शन चल रहा है उसके बाद अब ममता बनर्जी ने तमाम ऐसे दांव पेच खेलने चालू कर दिए हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई हैं। बजट के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने मदरसे के लिए 5000 करोड़ से ज़्यादा रुपए दे दिए जो केंद्र सरकार ने वहाँ के डेवलपमेंट के लिए दिया था, एक तरफ एसआईआर हुआ तो उस पर भी तमाम ऐसी दिक्कतें ममता बनर्जी को देखने को मिली। ओपेक को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी और फटकार लगा दी है डीए को लेकर, क्योंकि 4% तो ममता बनर्जी ने डीए बढ़ा दिया, लेकिन जो 2008 से 2019 तक का डीए था यानी महंगाई भत्ता अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ऐसे में बंगाल का इलेक्शन है, जनता वहां का क्या सोचेगी, किस तरीके का मूड बन रहा है इस बार, बिहार का क्या रुख होने वाला है, आज इन्हीं तमाम सवालों के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान मैम जुड़ी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार वो बंगाल की राजनीति को लेकर क्या सोचती हैं। मैम, जिस तरीके से भी ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बंगाल के बजट के माध्यम से लोगों को हैरान कर दिया है, 5000 करोड़ मदरसे और मस्जिद को दिए हैं, क्या कहेंगी? 82 करोड़ उन्होंने डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए दिया है और बाकी उनके लिए दिया है। नमस्कार, आज दिन बहुत शुभ है, आज मेरा जन्मदिन भी है और मैं शिव जी के सामने भी खड़ी हूँ और अंदर में काली माँ की पूजा भी करने के लिए जा रही हूँ। और जानबूझ करके आज मैंने सोचा कि आज अपने जन्मदिन के दिन पर मैं काली माँ की पूजा करूँ। और जितने भी इस राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं, इस राष्ट्र का बुरा करने वाले लोग हैं, इस राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचाने वाले लोग हैं, और जो लोग पश्चिम बंगाल के सत्ता के चेयर पर बैठ करके पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ने का स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं, उनको विनाश करने का, उनको भस्म करने की ताकत मेरे अंदर आए। इसलिए शिव जी की मैं भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त तो नहीं बोलूँगी खुद को, लेकिन बनने की बहुत कोशिश करती हूँ। और अभी अंदर जा कर के मैं काली माँ की पूजा करूँगी। और आज अपने जन्मदिन पर मैं शमशान आई हूँ। नाजिया इलाही खान और मंदिर आई हैं अपने बर्थडे पे और इस तरीके की चीज़ें, और ममता बनर्जी, मतलब ये जो कोइंसिडेंस बन रहा है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डिसबैलेंस नहीं होगा जनता के लिए? नहीं, डिसबैलेंस नहीं है। मैं ममता बनर्जी साहिबा को याद दिलाना चाहती हूँ कि उनको आना यहीं पड़ेगा। जिस तरीके से वो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ विश्वासघात कर रही हैं, जिस तरीके से वो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का वो मनोबल तोड़ रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को वो यूज़ एंड थ्रो कर रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ वो चीटिंग कर रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मंदिर और देवी देवताओं का वो मजाक उड़वा रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की आस्था और आध्यात्मिक चीज़ों को वो ठेस पहुँचा रही हैं, मैं उनको आज के दिन अपने जन्मदिन के दिन पर मैं उनको ये शमशान घाट दिखा करके मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं एक मुसलमान बेटी होने के बावजूद भी अपने जन्मदिन पर मैं शमशान आई हूँ। और मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब वो मरेंगी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ा जाएगा, राम नाम सत्य ही पढ़ा जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से वो करोड़ों करोड़ रुपए माइनॉरिटी फंडिंग को दे रही हैं, जिस हिसाब से वो ओबीसी का कोटा माइनॉरिटी को दे रही हैं, जबकि हम अल कुरान के हिसाब से पूरे जितने भी हमारे प्रॉफिट हैं कोई भी अदर बैकवर्ड कास्ट के नहीं है, पैगंबर मोहम्मद भी अदर बैकवर्ड कास्ट के नहीं है। और आप किसी हाफिज़ कुरान से, किसी मौलवी मुल्ला से, किसी इमाम से, किसी मुफ्ती से अगर पूछिएगा कि भाई कौन से पैगंबर आपके SC ST थे और कौन से पैगंबर आपके अदर बैकवर्ड कास्ट से थे, तो वो आपको चप्पल मारेगा।
और गलती से भी साजिद रशीदी से मत पूछिएगा, क्योंकि उससे पूछिएगा तो वो आपकी शक्ल भी बहुत देखेगा, क्योंकि आप सुंदर हैं और आपका शरीर भी बहुत देखेगा। तो आप सोचिए कि जब हमारे पैगंबर और हमारे कुरान इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि हम लोग SC ST और OBC हो सकते हैं, तो ममता बनर्जी आउट ऑफ द बॉक्स जा करके और बियॉन्ड द इस्लाम जा करके वो OBC का कोटा मुसलमानों को दे रही हैं, और बेशरम मुसलमान अदर बैकवर्ड कास्ट बन भी जा रहे हैं और अब इस्लाम को बदनाम भी कर दे रहे हैं। तो देखिए, ममता बनर्जी जो राजनीति कर रही हैं, आने वाले वक्त में शेख हसीना जैसा उनका हाल हो जाएगा, क्योंकि 2026 में अगर उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल अगर शपथ लिया तो फरहाद हकीम, हुमायूं कबीर, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, ये तीनों मिल करके मोहम्मद यूनुस 2.0 बनेगा, और ममता बनर्जी साहिबा को वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे शेख हसीना को भागना पड़ा था। अभी जिस तरीके से SIR पे उनका कड़ा रुख रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या जितने निकाले गए उतनी तकलीफ ममता दीदी को हुई, उसके बाद इस तरीके का बजट देना, स्पेशली कहीं ना कहीं मदरसे और मस्जिद के लिए और डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए मिनिमल अमाउंट देना, वो कितना जस्टिफाई लगता है? देखिए, ये बात ममता बनर्जी साहिबा को भी पता है कि मुसलमानों को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग तो ग्राउंड पर रहते हैं, हम लोग तो मुसलमानों की भीड़ में नहीं जाते हैं, आप लोग तो मुसलमानों की गैदरिंग में जाती हैं, आप लोग तो मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया में जाती हैं। आप लोग एक नहीं 1 करोड़ बार पूछ चुकी हैं कि आपके लिए संविधान पहले ना इस्लाम, वो कहते हैं इस्लाम। वो आप 1 करोड़ बार पूछ चुकी हैं कि आपके लिए देश पहले ना इस्लाम, वो कहते हैं इस्लाम। तो ये बात ममता बनर्जी साहिबा को बहुत अच्छे से पता है कि इस्लाम वालों का अगर उनको वोट चाहिए तो उनको मदरसा को ही पैसा देना पड़ेगा, उनको मज़ारों को ही पैसा देना पड़ेगा, उनको खानकाह और करबलाहों को ही पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा अधिकतर वोटर्स हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। एक डेटा निकालिए, ज़रा रिसर्च कीजिए कि पश्चिम बंगाल से कितने IAS IPS निकले हैं। एक डेटा का रिसर्च कीजिए ज़रा कि पश्चिम बंगाल से कितने आर्मी ऑफिसर हैं जो वाघा बॉर्डर पर और बॉर्डर पर जा करके देश के लिए छाती में गोली खाने को तैयार हैं। मुझे लगता है 10 भी नहीं मिलेगा, 10 भी नहीं मिलेगा। तो ये बात ममता बनर्जी को उनकी पॉलिटिक्स में और उनको दोबारा सत्ता 2026 में लेने के लिए वो अच्छे से जानती हैं कि वो मदरसे को फंडिंग करेंगी, वो कठमुल्लों को फंडिंग करेंगी, वो मज़ारों को फंडिंग करेंगी, वो मुल्लों को फंडिंग करेंगी, वो बिना मूंछ के दाढ़ी वालों को फंडिंग करेंगी। उनको अपने आप बैठे बैठे वोट आ जाएगा, और जैसे ही घुसपैठिया समेत जो पश्चिम बंगाल के वोटर्स, मुसलमान वोटर्स हैं, वो पूरा मिला करके 40% वोट उनको मिलेगा, 15% लिब्रांडो हिंदू उनको वोट दे ही देगा, 55% में उनकी सरकार फिर बन जाएगी। तो क्या वो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही है, हिंदू जानबूझकर बेवकूफ़ बन रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा इस बार का बजट आया है, उन्होंने आंगनबाड़ी को 500 रुपये बढ़ा दिए, लक्ष्मी भंडार योजना में थोड़े से इजाफा कर दिया, तो उससे क्या वहाँ के जो मेजॉरिटी में अभी भी अगर देखा जाए तो हिंदू है, हालांकि उन्होंने दबाया है अलग से है, 24 परगना संदेश खाली में जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार मचाया, क्या अभी भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही है? किस तरीके का अभी वहाँ के लोगों का एक चेतना है, कैसे वो सोच रखते हैं? नहीं, हिंदू एक सहारा चाह रहे हैं वहाँ के, क्योंकि मैं तो एवरी वीक जाती हूँ, आप लोग तो मेरे अकाउंट में देखते ही होंगे, मैं हाई कोर्ट जाती हूँ तो भी मैं उसको पोस्ट करती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ तो युवा मोर्चा के बच्चों से मिलती हूँ, मैं BJP के, तो मैं उसको भी पोस्ट करती हूँ। तो ज़ीरो ग्राउंड लेवल से जहाँ तक मुझे पता चला है कि हिंदू जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी का एक बैलेंस चाह रहा है। पश्चिम बंगाल की सक्रिय राजनीति में ममता बनर्जी को अगर बीट करना है तो महिला नेत्रियों का भाजपा में भंडार होना चाहिए, और वही भंडार जब हमारे पश्चिम बंगाल की हिंदू महिलाओं को दिखाई देगा तो उनको ताकत मिलेगी और उनको एक नारी शक्ति का जो एक जोश है वो आएगा और वो सामने आकर के लड़ने को तैयार हो जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अग्निमित्रा पॉल किसी को आगे आने ही नहीं देती है। यहाँ पे आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, ममता बनर्जी खुद एक मुख्यमंत्री हैं, आपने बोला कि अग्निमित्रा भी एक महिला है। वहाँ पर जिस तरीके से रेपिस्ट का रेट लगाया गया, वहाँ पर जितनी लड़कियों का रेप होगा उनको 5 लाख, जिनका हाफ रेप होगा उनको 3 लाख, ये कैसे देखती हैं आप? खुद बंगाल से हैं, एक लड़की हैं, पूरा इस तरीके का रेट लिस्ट तय करना, उसको ख़त्म करने की बजाय, वो कैसा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर सरकार है, अब ये पश्चिम बंगाल में कोई योगी जी की सरकार तो है नहीं कि बलात्कारियों को पता चल जाएगा।
कि भाई योगी है, या जाली नोट छापने वाले को पता चल जाएगा कि योगी है, पैर पर चल नहीं पाएगा, स्ट्रेचर पर रहेगा, 72 वर्जिन हूर के पास चला जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। जाहिर सी बात है कि वो अपनी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए वो दुनिया भर की चीज़ें, लोभ जो है वो देंगी, लेकिन ये काम विपक्ष का होता है कि किसी भी मुद्दे को हम डूबने ना दें, किसी भी मुद्दे को जनता को हम भूलने ना दें। तो जब इतने बलात्कार हो चुके हैं और कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, हाई प्रोफाइल बलात्कार में नासिर खान पकड़ लीजिए, हाई प्रोफाइल बलात्कार में आप कामदोनी जो 3 बार हुआ था, हाई प्रोफाइल बलात्कार में आप आरजीकर डॉक्टर बिटिया, उसके बाद फिर एक LLB के स्टूडेंट, लेकिन कहाँ है अग्निमित्रा पॉल? जब उसी को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले राजनीति करनी है तो फिर है कहाँ अग्निमित्रा पॉल? सिर्फ मीडिया पे आने से काम नहीं होता है। हम जैसे लोग जो मीडिया में ही बैठने का काम है, लेकिन फिर भी जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं तो हम 20-20 दिन गायब रहते हैं मीडिया से, क्योंकि हमें ग्राउंड पर काम करना रहता है। तो ये सवाल मुझे लगता है कि मीडिया के साथ साथ केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अग्निमित्रा पॉल से पूछना चाहिए कि जब तुमने सारी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को जहर खा करके मर जाने को बोल ही दिया है अपनी हरकतों से, तो फिर अब तुम क्यों चुप हो? ये जो नासिर खान आराम से अभी एक बार तो 2012 में रेप किया, उसके बाद फिर 10 साल जेल में रहा, उसके बाद फिर वो बाहर आया, वेस्टर्न 5 स्टार होटल में शादी किया, उसके बाद फिर 2-4 चिंटू मिंटू को लेकर के घूमता है। अभी उसके बाद होटल हायत में भी उसने मॉलेस्टेशन किया। अभी मैं 2025 की बात बता रही हूँ, मैंने उसको उस न्यूज़ को डाला भी था अपने पोस्ट में। अब भी 2025 में फिर से रेप किया। कहाँ है अग्निमित्रा पॉल? क्यों नहीं उसको अरेस्ट करवाई? अगर मैं पश्चिम बंगाल में उस वक्त होती और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मुझे दी होती, कान पकड़ करके, कॉलर पकड़ करके घसीट के मैं नासिर खान को अरेस्ट करवा देती। अभी अगर ममता बनर्जी की बात करें, आप कैसे देखती हैं कि इस बार का इलेक्शन थोड़ा 50-50 का होने वाला है? क्योंकि अब देखिए कि काफ़ी ऐसे मुद्दों पर ममता बनर्जी खुद घिर गई हैं। बजट आया, उसमें इतना इन्होंने मस्जिद और मदरसे के लिए, क्या वहाँ के हिंदू इस बार जाग जाएंगे ये सारा बजट देख के, या फिर उनको फिर से वही चूरन एक बार फिर से चटा दिया जाएगा जो हर साल हर बार दिया जाता है? हर बार वो घिरती हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल कोई इलेक्शन ना हो, तब भी क्योंकि इतने क्रिमिनल और डायबॉलिक लोग हैं ना उनकी पार्टी में। उनके कैबिनेट मंत्रालय में पाकिस्तानी मंत्री है, उनके कैबिनेट मंत्रालय में ढकैया बंगाली है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आ रहा है तो वो घिरी हैं, या SIR हो रहा है तो वो घिर गई हैं। ये उनको भी पता है कि SIR ने कोई तीर नहीं मारा है। टू बी वेरी फ्रैंक, 60 लाख वोटर्स को कैंसिल कर देने से पश्चिम बंगाल से घुसपैठिया बाहर हो गए हैं। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका चल कर आई, वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत के सामने हाथ जोड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनके कैबिनेट मंत्रालय में जो पाकिस्तानी मंत्री है और जो ढकैया बंगाली है उसका हिजाब ना खुल जाए। ये वो डरी हुई हैं। वो जो 60 लाख हटे हैं उनको पता है कि 6 करोड़ उनके पास है घुसपैठिया। ये वो जानती भी, वो कोर वोटर हैं वहाँ पर 6 करोड़। बिल्कुल। SIR ने क्या किया है? अरे 60 लाख थोड़ी है। मैं सिर्फ 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताती हूँ, ज़रा जाए तो SIR मेरे को लेकर के जाए। मैं घर में घुस करके बता दूंगी। 113 जूट मिल में मैं घुस करके बताऊंगी। 113 जूट मिल जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिया काम कर रहे हैं, 180 रुपये डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जबकि जूट मिल में जो सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं वो 180 रुपये डेली वेजेस पे काम नहीं करते हैं। उनका 400 से ऊपर रहता है डेली का जो वेज होता है, दिहाड़ी जो होता है। तो ये जो वहाँ पर घिरी भी वो है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि नेता बनने नहीं दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ, क्योंकि वहाँ पर 2-5 ही लोग हैं जो पूरा पश्चिम बंगाल संभालने को तैयार है, इस वजह से वो बार बार आराम से निकल जाती हैं। और वो लोकसभा में भी देखिए हमारी 19 सीटें थी, 12 हो गई। तो
जो व्यक्ति बार बार पूरे ब्रह्मांड के सामने, पूरे देश के सामने उसका हिजाब खुल जा रहा है, आधे से ज़्यादा मंत्री उसके चिटफंड में पाए जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा मंत्री जेल की सलाखें खट चुके हैं, आधे से ज़्यादा मंत्री लौंडियाबाजी करने में पाए जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो कैसे जीत जाती हैं? जी बिल्कुल, देखिए ईडी सीबीआई का जब रेड पड़ा किस तरीके से फाइल लेके भाग जाती है, कैसे किस तरीके की जबरदस्ती है। अभी मैं ग्राउंड पे आपको इंटरप्ट करूंगी। वो फाइल लेकर भाग गई, जाहिर सी बात है कि वो अपनी सरकार बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो इनिशिएट करेंगी, वो अपने पावर को मिसयूज तो करेंगी, लेकिन क्या रोल था पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उसके बाद? क्या पश्चिम बंगाल से अग्निमित्रा पॉल देश की सर्वोच्च न्यायपालिका आई? क्या वो इलेक्शन कमीशन आई? क्या वो देश के गृह मंत्री से मिली? क्या वो आकर के इलेक्शन कमीशन के सामने धरना पे बैठ गई अग्निमित्रा पॉल? क्या अग्निमित्रा पॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के और ईडी और सीबीआई के सामने वो भूख हड़ताल पे बैठ गई कि नहीं, जो फाइल वो लेकर के गई है वो कानूनी तरीके से वापस लेकर के आओ? तो भैया आप सिर्फ चमकने की राजनीति करेंगे और आप सोचेंगे कि गजवाए हिंद से पश्चिम बंगाल को भगवाए हिंद कर दें, तो टू बी वेरी फ्रैंक मुझे लाग लपेट वाली बात आती नहीं है। गलती भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम बंगाल में हो रही है, और जिस गलती का फायदा बार बार ममता बनर्जी आसानी से और चाणक्य बुद्धि से वो उठा रही हैं। इसके बीच में पिस कौन रहा है? आम जनता पिस रही है? जनता पिस रही है, क्योंकि जनता चाहती है रिफॉर्मेशन हो। अच्छा, वहाँ की जनता खुलकर चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। क्या वो टीएमसी की एक गुंडागर्दी है कि मार दिया जाएगा? ये भी, लेकिन कोई खड़ा तो हो, कोई नेता खड़ा तो हो, तब क्यों नहीं बोलेगी? अब देखिए शुभेंदु अधिकारी दादा काम करते हैं, तो उनके साथ 5 लाख लोग खड़े होते हैं ना। मैं वहाँ जाती हूँ, मैं बिना इन्फॉर्म किए भी चली जाती हूँ, एक कॉल पर 1000 लोग आते हैं, सिर्फ एक कॉल पर। मैं एयरपोर्ट से कॉल करती हूँ, ऐसे के जी यही तो नाम लम, 1000 लोग आ चुके। उसके बाद फिर कहाँ कहाँ हम लोग स्वामी विवेकानंद के घर पर, यहाँ वहाँ सब जगह जा कर के अड्डाबाजी करके चले आते हैं, एक माहौल पूरा मैं बना करके चली आती हूँ। लेकिन इसी तरीके से शेर दिल वाला नेता चाहिए ना। क्या नाजिया खान इलाही वो शेर दिल वाली नेता हो सकती हैं जो बंगाल की एक छवि को बदल सकती हैं आने वाले दिनों में एज अ लीडर? देखिए, मैं एज अ स्टार प्रचारक वहाँ पर विजिट करने को तैयार हूँ, जैसे मैं बिहार गई थी, जैसे मैं और भी जगह जाती हूँ, लेकिन मुझे बंगाल से कोई टिकट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। मुझे अभी भी और कभी भी मुझे कोई इलेक्शन बंगाल से नहीं लड़ना है, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेट मुझे टिकट मिल भी जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो बीजेपी में अग्निमित्रा पॉल खड़े होकर मुझे हराएगी, क्योंकि वो अपने इक्वल में बिल्कुल भी किसी महिला नेत्री को देखना नहीं चाहती है। तो बेवजह का मैं एक मतलब सिनेरियो, एक सीन नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। हाँ, पश्चिम बंगाल को गजवाए हिंद से बचाने के लिए, भगवाए हिंद करने के लिए मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर लग जाए तो मैं वो करने को तैयार हूँ। गजवाए हिंद का जो नारा है, क्या वो लगता है कि कभी ख़त्म होगा बंगाल से, अगर ममता बनर्जी जब तक है? जब ममता बनर्जी अगर इस बार 2026 में आ गई तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जुड़ जाएगा। ये आप लिख लीजिए। ये आप मतलब किस बेस पे कह रही हैं? नहीं, आप लिख लीजिए। जिस हिसाब से हुमायूं कबीर के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस हिसाब से बाकी मुसलमानों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो देखिए, बंगाल में जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, उससे एक बात तो समझ आ रही है कि अब वहाँ की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन कुछ राजनीतिक खामियों की वजह से, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो या किसी की तरफ से हो, वो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को गुमराह कर रही है। फिलहाल आप कैसे सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।